नमस्कार। आज हम एक सफर पे निकल रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास में। हमारे पास जो नोट्स हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। जी हाँ, और हमारा इरादा सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त साम्राज्य तक की कहानी को समझना है। उनकी खासियतें क्या थीं, ये देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व पुरानी बात है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनकी खोज ने तो जैसे इतिहास ही बदल दिया। सच में दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा खोजा, फिर राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो, और जो नक्शे सामने आए शहरों के, कमाल था। हाँ, वो नगर नियोजन, ग्रिड सिस्टम पर बने शहर, और वो पक्की ईंटें, उनका अनुपात भी तय था, है ना? 1:2:4। जी बिल्कुल, 1:2.4 का अनुपात। और सबसे बड़ी बात उनकी पानी निकासी की व्यवस्था, मतलब आज के शहरों के लिए भी एक सबक है। ये बहुत ही सुनियोजित सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, और लोथल, वो तो बंदरगाह था शायद। हाँ, लोथल एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। फिर धोलावीरा में पानी बचाने की जो तकनीक थी वो भी अद्भुत है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं। अच्छा, तो खेती भी होती थी जाहिर है। और ये कांस्य युग की सभ्यता थी। जी, कांस्य का इस्तेमाल होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के भी सबूत हैं। हमें मोहरें मिली हैं जिन पर मातृ देवी और पशुपति जैसे चित्र हैं, तो लगता है पूजा होती थी, पर मंदिर नहीं मिले। और उनकी लिपि, वो तो आज तक नहीं पढ़ी जा सकी। हाँ, वो चित्रलिपि एक रहस्य है। एक और बात, परीक्षा के लिए जरूरी, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। अच्छा, अब सिंधु घाटी के बाद आते हैं वैदिक काल पर। ये करीब 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। यहां जानकारी वेदों से मिलती है, खासकर ऋग्वेद से। जी, ऋग्वेद सबसे पुराना है संस्कृत में। वैदिक काल को भी दो हिस्सों में बांटते हैं। ऋग्वेदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और फिर उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था? क्या सिंधु घाटी जैसा शहरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऋग्वेदिक समाज ज्यादातर कबीलाई था। पशुपालन मुख्य काम था। वर्ण व्यवस्था की हल्की सी झलक मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पर शायद उतनी पक्की नहीं थी जितनी बाद में हुई। परिवार पितृसत्तात्मक थे। और धर्म? धर्म प्रकृति पर आधारित था। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की पूजा होती थी। यज्ञ किए जाते थे, मंत्र पढ़े जाते थे, लेकिन मूर्ति पूजा का कोई सबूत नहीं है। ठीक है। और फिर उत्तर वैदिक काल में, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व में क्या बदलाव आए? बड़े बदलाव आए। सबसे महत्वपूर्ण था लोहे का इस्तेमाल शुरू होना। इससे खेती बहुत बेहतर हुई। लोग एक जगह बसने लगे और बड़े बड़े राज्य बनने लगे। अच्छा, तो कृषि का महत्व बढ़ गया। हाँ, और वर्ण व्यवस्था भी ज्यादा पक्की और जटिल हो गई। यज्ञ वगैरह भी ज्यादा होने लगे। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ऋग्वेद के सबसे जरूरी देवता इंद्र थे। इसी माहौल में लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास महाजनपदों का उदय हुआ। 16 बड़े राज्य। जी, 16 महाजनपद, और इनमें मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा। राजधानी पहले राजगृह थी, बाद में पाटलिपुत्र बनी। और इसी समय 2 नए धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिल्कुल, ये पारंपरिक वैदिक कर्मकांडों से कुछ अलग हटकर थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान बोधगया में मिला, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये मुख्य शिक्षाएं हैं, और उनके उपदेशों का संग्रह त्रिपिटक कहलाता है, जो पाली भाषा में है। सही। और दूसरी तरफ थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। उनका जन्म वैशाली के पास हुआ, मृत्यु पावापुरी में। उन्होंने त्रिरत्न पर जोर दिया: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर है ना? जी हाँ, अहिंसा उनका केंद्रीय सिद्धांत है और बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। इन दोनों धर्मों ने उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। फिर इन जनपदों को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य बना, मौर्य साम्राज्य, करीब 321 ई पूर्व में। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य यानी कौटिल्य। हाँ, चाणक्य का अर्थशास्त्र तो आज भी पढ़ा जाता है। और इसी दौर में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी।
जिससे हमें उस समय के समाज और प्रशासन की जानकारी मिलती है। मौर्यों में सबसे प्रसिद्ध शासक तो अशोक हुए। अशोक महान। कलिंग युद्ध 261 ई पूर्व उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। उस युद्ध की हिंसा देखकर उनका मन बदल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और उन्होंने धम्म की नीति चलाई। ये क्या था? धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि नैतिक आचरण और शासन का एक तरीका था। इसमें बड़ों का आदर, सहिष्णुता, जीवों पर दया, ये सब शामिल था। उन्होंने इसे शिलालेखों के जरिए पूरे साम्राज्य में फैलाया। वो ब्राह्मी लिपि में लिखे शिलालेख और सारनाथ का सिंह स्तंभ जो आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो भी अशोक के समय का ही है। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य के बाद कुछ समय तक छोटे राज्य रहे और फिर आया गुप्त काल, लगभग 319 से 550 ईस्वी तक। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इस समय कला, विज्ञान, साहित्य, इन सब का जबरदस्त विकास हुआ। समुद्रगुप्त जैसे महान विजेता हुए, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए, जिनके दरबार में नवरत्न थे। नवरत्नों में कालिदास का नाम सबसे मशहूर है। जी हाँ, कालिदास ने अद्भुत नाटक और कविताएं लिखी और विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट का योगदान तो क्रांतिकारी था। उन्होंने शून्य का सिद्धांत दिया और खगोल विज्ञान में भी बहुत काम किया। शून्य का सिद्धांत, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। धार्मिक रूप से देखें तो ये हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का समय था, लेकिन गुप्त शासक दूसरे धर्मों जैसे बौद्ध और जैन के प्रति भी सहिष्णु थे। परीक्षा के लिए याद रखें, शून्य का सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया। तो हमने देखा कि कैसे प्राचीन भारत में सुनियोजित शहरों से साम्राज्यों तक का सफर तय हुआ, कैसे नए नए विचार आए, धर्म बदले और कला विज्ञान का विकास हुआ। ये सारी बातें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये प्राचीन भारत की नींव है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, प्राचीन भारत की इतनी सारी उपलब्धियां हैं, तकनीकी, सामाजिक, दार्शनिक, इनमें से कौन सी ऐसी है जो आज भी आज के जमाने में हमें सबसे ज्यादा काम की या प्रेरणा देने वाली लग सकती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।